देखो, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज स्वदेशी आंदोलन के बाद बड़े लेवल पर देखने को मिली। हालांकि उससे पहले भी एक दो एक्टिविटीज थी जिनको रिवॉल्यूशनरी कहा जा सकता है, लेकिन इक्का दुक्का थी। जैसे 1897 में चापेकर ब्रदर्स ने, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, ये दो भाई थे, इन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी थी। पुणे के प्लेग कमिश्नर थे ये, इनकी हत्या कर दी थी। और उसका रीजन ये था कि जो कमिश्नर थे ये रैंड, और पुणे में प्लेग फैल गई थी, आपको प्लेग बीमारी के बारे में पता होगा, ब्लैक डेथ भी कहते थे उसे। तो ये सरकार क्या कर रही थी, लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाती थी, घरों में छापे मार रही थी, और जो लोग बीमार होते थे उन्हें पकड़ के ले जाती थी जबरदस्ती, और कहीं पे उन्हें डाल देते थे। अगर मान लीजिए उसमें किसी की डेथ हो गई है तो फिर उन्हें ऐसे ही दफना देते थे, घर वालों को पता भी नहीं चलता था। इवन कुछ रिलीफ वर्क पहुंचाने के लिए भी ये पैसे ले रहे थे कमिश्नर रैंड। इसका विरोध किया चापेकर ब्रदर्स ने, और विरोध में दामोदर और बालकृष्ण ने, दोनों ने, पुणे के थे ये, इनकी हत्या कर दी, कमिश्नर रैंड की, 1897 में। ये चापेकर ब्रदर्स दोनों बाल गंगाधर तिलक के डिसिपल थे, उनको मानते थे बहुत ज्यादा। तो ये पहली रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी जो इंडिया में दर्ज है किताबों में। लेकिन स्वदेशी आंदोलन के बाद में, जब स्वदेशी आंदोलन समाप्त हुआ, उसके बाद में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बड़े लेवल पर देखने को मिली। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो मैंने यही बताया कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, स्वदेशी आंदोलन के बाद में, जब स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो गया, कुचल दिया गया सरकार के द्वारा, तो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनको सरकार ने डिपोर्ट कर दिया। किसी को कहीं भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, किसी को जेल में डाल दिया, ये सब उन लोगों ने किया। हमने आप पीछे देखा है ये। इसके चलते ये हुआ कि रिवॉल्यूशनरी जो लोग थे उनका कोई, रिवॉल्यूशनरी लोग क्या, जो यूथ थी, जो स्वदेशी आंदोलन से युवा वर्ग जुड़ा हुआ था, उसे कोई नेतृत्व नहीं मिला। लीडरलेस हो गए वो। अब वो कहाँ जाए उन्हें नहीं पता था। आपको ये पता ही है कि जो यूथ है वो आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है हिंसा की तरफ, क्योंकि जोशीला समय होता है ये जीवन का। तो आसानी से ही हम लोग एक्सट्रीम जो स्टेप्स हैं उन्हें ले सकते हैं इस समय। तो यूथ ने यही एक्सट्रीम स्टेप लिया, और हीरोइक एक्टिविटीज की तरफ वो चले गए। सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्म बलिदान की भावना, और हीरोइक एक्टिविटीज, नायकी गतिविधियां, कि अकेले जाएंगे और किसी अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर देंगे, बाद में अखबार में नाम छपेगा, और जो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे। तो दैट वाज द प्रोस्पेक्टस ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो एक कारण तो ये था कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स सब डिपोर्ट हो गए। अब इनके पास कोई नेतृत्व नहीं था। पहले यूथ को नेतृत्व देने का काम कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट, विशेष तौर पर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष, दो तीनों लोग। दूसरा कारण ये था कि जो मॉडरेट लोग थे कांग्रेस में, वो लगभग फेल हो चुके थे। उनके पास कोई राजनीतिक नया तौर तरीका बचा नहीं था, और उनके पुराने तौर तरीके, जैसे जिन्हें हम लोग प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट के नाम से जानते हैं, वो भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिए थे। क्योंकि अब प्रार्थना और याचना का समय चला गया था, अंग्रेज सुन ही नहीं रहे थे। तो यूथ ने, और वैसे भी युवा वर्ग को प्रार्थना और याचना ये समझ में नहीं आता है, उनके लिए तो बम और पिस्तौल इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर वो हाथ में आए तो फिर इसलिए भी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं
वो स्वदेशी आंदोलन के बाद बढ़ी। चौथा कारण या तीसरा कारण ये था कि सरकार ने दमन किया लोगों का, और बुरी तरीके से स्वदेशी आंदोलन को कुचल दिया गया, लोगों को जेल में डाला, मारा पीटा। तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने इसका बदला या उसका प्रत्युत्तर देना ज्यादा उचित समझा, उसी तरीके से जिस तरीके से अंग्रेज प्रस्तुत कर रहे थे चीजों को। यानी वो मार रहे थे, पीट रहे थे, जबरदस्ती जेल में डाल रहे थे, उन्होंने हत्या का रास्ता चुना। इसके अलावा वो विदेशों से भी प्रभावित थे। जैसे अगर हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझें, तो हम लोगों ने दो आंदोलन देखे थे, पीछे लिखे हैं। एक तो रूस का निहिलवादी आंदोलन, निहिलिस्ट मूवमेंट रशिया में चल रहा था, वहां से प्रेरित थे ये लोग। जार के खिलाफ चल रहा था वो मूवमेंट, वो भी बंदूक पिस्तौल का ही मूवमेंट था। और दूसरा जर्मनी का, सॉरी, आयरलैंड का आयरिश मूवमेंट। आयरिश जो टेररिस्ट थे, देखो आयरलैंड इंग्लैंड के कब्जे में था इस समय, तो वहां भी इंग्लैंड के खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा था। तो वहां भी क्रांतिकारी मूवमेंट था, यानी हिंसा के बल पर ही वो लोग चला रहे थे। एक और इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें, वो शायद मैं लिखवाना आपको भूल गया, मैं नोट करके लिखवा दूंगा उसे। इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन से भी ये लोग बड़े प्रेरित थे। देखो इटली और जर्मनी ब्रिटेन, सॉरी, यूरोप में सबसे बाद में राष्ट्र के रूप में निर्मित हुए। उनका नेशन के रूप में एक बिल्डअप होना दुनिया भर के जो क्रांतिकारी लोग थे उनको प्रेरित करने वाला था। और हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने भी प्रेरणा ली, एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने भी प्रेरणा ली जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन से, और रिवॉल्यूशनरीज ने भी प्रेरणा ली। इवन विनायक दामोदर सावरकर ने, तो वीडी सावरकर ने, इटली के एक नेता थे मेजनी, बल्कि उन्हें इटली का चाणक्य भी कहते हैं मेजनी को, उन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मेजनी से बड़े प्रभावित थे सावरकर। उन्होंने एक पंफलेट निकाला मेजनी चरित्र के नाम से। मेजनी चरित्र के नाम से उनका पंफलेट निकलता था। तो ये देख सकते हैं हम कि ये लोग कितना ज्यादा प्रेरित थे, कितना ज्यादा प्रेरणा ले रहे थे विदेशी जो मूवमेंट था उससे, अ, विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। तो और काबूल से, जर्मनी में काबूल ने यूनिफिकेशन किया, तो काबूल से भी बहुत प्रभावित थे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि विदेशों से भी प्रेरणा ली। आगे हम लोग, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, आगे बताऊंगा कि जर्मनी ने तो बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया भारत की रिवॉल्यूशनरी गतिविधियों को भारत में आगे बढ़ाने में भी। तो इनका तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। आगे हम लोग देखेंगे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन से ही अ, अपनी एक्टिविटीज को चला रहे थे, बाघ जतिन। और बर्लिन से वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने एक अखबार भी निकाला तलवार के नाम से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा जर्मनी का, तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। तो ये बैकग्राउंड है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का, जो मैंने अभी आपको समझाया। इन कारणों से भारत में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आगे हुई। अब हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। देखो जो अब मैं लिखवाऊंगा आपको, ये सारा लगभग फैक्चुअल होगा, चीजें फैक्चुअल हैं, क्योंकि देखनी पड़ेगी ना कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। अब तक जो मैंने लिखवाया दैट वाज कॉन्सेप्चुअल, है ना, पूरी तरीके से मेंस का आप उसे मान सकते हो। और अब हम लोग जो करेंगे ये प्रीलिम्स के लेवल पे, इसमें से क्वेश्चंस आपको खूब मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसमें अब पहला पॉइंट लिखना। देखो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लो, अब थोड़ा सा और आगे लिखने से पहले, एक तो ये कि जो सबसे पहली ये पूछा गया है एग्जाम में, क्रांतिकारी जो गतिविधि थी भारत में, वो कमिश्नर रैंड की ही हत्या थी, जो चापेकर ब्रदर्स ने की 1897 में। इसके बाद कोई घटना नहीं हुई। लेकिन 1902 में कुछ समूह बनने शुरू हुए, जिन्हें हम लोग क्रांतिकारी समूह कहते थे।
देखो होता क्या था, भारत में कुश्ती करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट गेम माना जाता था। पुराने टाइम में कुश्ती एक बड़ा इंपॉर्टेंट गेम होता था, कुश्ती और कबड्डी। और कुश्ती के लिए अखाड़े बने हुए थे। इन अखाड़ों में होता तो ये था कि गांव के ज्यादातर लोग, गांव के या हाँ मेनली गांव के ही, इवन शहर में भी